नमस्कार। स्पीड एकेडमी की खास पेशकश इंटरव्यू विद सिलेक्टेड स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुमार नमने। आज आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवा रहा हूं जिन्होंने हाल ही में सीजीएल के आए रिजल्ट में 535 रैंक लाकर एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले उनका आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम उज्जवल पांडे है। मैं अभी सीजीएल 2017 के रिजल्ट के आधार पर धनबाद में इनकम टैक्स ऑफिस में टैक्स असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ और सीजीएल 18 के एग्ज़ाम में एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में मेरा चयन हुआ है, जो मुझे दिल्ली जोन उसमें अलॉटमेंट हुआ है। सर, आपसे नेक्स्ट सवाल है कि लोग जब बिहार बोर्ड से 10th करते हैं, 12 करते हैं, उसके बाद एसएससी की तैयारी करने से डरते हैं और वो रेलवे की तरफ बढ़ जाते हैं, तो आप कैसे स्टूडेंट को कोई टिप्स देना चाहेंगे जिससे एसएससी की तैयारी भी किया जा सकता है? सबसे पहले मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मैं 10th 12 दोनों बिहार बोर्ड से ही किया है और एसएससी की तैयारी करके 2-3 बार मेरा एसएससी के पोस्ट पे चयनित हुआ है। तो किसी भी बोर्ड से कोई भी मायने नहीं रखता है कि वो बोर्ड किसी भी स्टूडेंट का किस में तैयारी करे या नहीं करे, उसमें ज़्यादा बोर्ड का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता है। आपको चीज़ों को सही तरीके से और शुरुआत से और सही एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़े तो कोई भी बोर्ड का छात्र किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर सकता है। बिहार बोर्ड के छात्र मूलतः अंग्रेजी विषय से डरते हैं, लेकिन उनका कोई डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। उनका अगर अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज नहीं है तो उनके लिए एक और एडवांटेज हो जाता है एग्ज़ाम के रूप में, क्योंकि वो पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूरा पढ़ाई कर सकें और उनको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा अच्छा वो प्रिपेयर कर पाएंगे। सर, कहा जाता है कि सीजीएल को मिनी आईएएस है हम लोगों के लिए, तो कैसे शुरू किया जाए? तो कैसे शुरू किया जाए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? जैसे कोई बच्चा 12th कर रहा है, उसके बाद जस्ट बाद तैयारी में लग जाता है, तो वो कैसे अपने आप को स्टार्ट कर सकता है? सीजीएल को मिनी आईएएस कहा जाता है, ये सही बात है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीजीएल के ही बहुत सारे जो पोस्ट हैं उनमें प्रमोशन होके जो आईएएस का पोस्ट भरते हैं या आईआरएस का पोस्ट भरते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, जॉइंट कमिश्नर बनते हैं, जो आईआरएस होते हैं, जो यूपीएससी के द्वारा आते हैं, तो 50% जो पोस्ट होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए होता है यूपीएससी के थ्रू, लेकिन जो 50% पोस्ट होता है वो आपका रिजर्व होता है एसएससी के थ्रू। अगर आप इंस्पेक्टर के रूप में कम उम्र में चयन होता है आपका, तो आप कमिश्नर भी बन सकते हैं। आप असिस्टेंट कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर तो ज़रूर बन पाएंगे। तो रही बात किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहली बात है कि एग्ज़ाम को हम लोग को समझना ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम का डिमांड अलग होता है, हर एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट अलग होता है, हर एग्ज़ाम का सिलेबस अलग होता है। तो जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, तो एसएससी का एग्ज़ाम का अगर हमको तैयारी चालू करना है तो सबसे पहले हमको इसका सिलेबस को समझना पड़ेगा, उसका कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न आता है उसको समझना पड़ेगा, उसका कितने स्टेज होते हैं उसके बारे में समझना पड़ेगा। जैसे एसएससी का अगर हम ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो उसमें हमारा मुख्य फोकस मैथ्स और इंग्लिश पे होना चाहिए, क्योंकि उसमें 250-250 नंबर का मैथ्स और इंग्लिश को पूछा जाता है। मैथ्स का अगर तैयारी करना है तो मैथ्स का आपको सिलेबस को पता होना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत सारे यहाँ टीचर अवेलेबल है। उसमें शशि सर भी एक काफ़ी अच्छे टीचर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो एग्ज़ाम को अगर आप 12th करके आए हैं तो सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप एक अच्छे प्रतिष्ठित टीचर के यहाँ ज्वाइन करिए। जैसे शशि सर के यहाँ ज्वाइन करिए, मैथ्स पढ़िए, इंग्लिश भी किसी अच्छे टीचर के यहाँ ज्वाइन करिए, पढ़िए, जिससे आपको सिलेबस का और सारी चीज़ों का अच्छे से ज्ञान हो। एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप धीरे धीरे एग्ज़ाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका टेस्ट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं और धीरे धीरे अपने तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इंटरव्यू से जस्ट पहले सर मैं रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि आप कभी बुरे दौर से भी गुजरे हैं। पता चला कि आप एक्सीडेंट कर गए थे। तो मुझे लगता है कि जब कोई एक्सीडेंट कर जाता है, 5 महीना 6 महीना का पढ़ाई छूट जाता है या बेड रेस्ट हो जाता है, तो वो डिमोरलाइज हो जाता है, पढ़ना छोड़ देता है, या फिर जो पथ पे वो पहले से अग्रसरित था उस पथ को चेंज कर लेता है। तो आप कैसे अपने सेल्फ मोटिवेशन जो था उसको आप कैसे बनाए रखा?
देखिए एसएससी का खास करके एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए सेल्फ मोटिवेशन तो ज़रूरी है, लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा बाकी एग्ज़ाम के अपेक्षा ज़्यादा समय लेता है। रीज़न चाहे जो भी हो, क्योंकि 4 स्टेज में एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग के समय जोन एलोकेशन होता है, फिर आपका ज्वाइनिंग होता है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो सबसे पहली बात तो आपको पेशेंस बना के रखना है। और रही बात सेल्फ मोटिवेशन की, तो आपको अगर आपका लाइफ में कभी भी डाउनसाइड होता है तो उसमें अपने आप को सबसे ज़्यादा, उस समय आपको अपने लिए आपको सबसे ज़्यादा समय मिलता है। कभी भी अगर आप बेड रेस्ट में हैं, तबीयत ख़राब है, या ऐसा सिचुएशन में है कि आप लोगों से मिल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा अपने लिए समय सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको अपने आप का पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए, वहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन मिनिमम रहेगा, उसका आप अपने सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या गलत चीज़ सोचने में, नेगेटिव चीज़ों को सोचने में अगर इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका सही नहीं है। आप उसको अपने लक्ष्य से जोड़ के देखिए, उसको आप इस चीज़ से जोड़ के देखिए कि हमको ये समय मिला है, इसको हमको पूरा का पूरा यूटिलाइज करना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मैंने कई स्टूडेंट्स के बारे में रिसर्च किया जो हाल ही में चयनित हुए हैं, तो लगा कि वो सोशल मीडिया को कैसे वो यूज़ करते थे। आजकल के लोगों को देखते हैं तो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बहुतों का देखते हैं तो सोशल मीडिया के वजह से ही वो चयनित हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया ज़रूरी है या मजबूरी है? आज के टाइम का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है आपका सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया का यूट्यूब भी आपका पार्ट है, आपका फेसबुक भी पार्ट है, टेलीग्राम भी पार्ट है, इंस्टाग्राम भी पार्ट है, और अलग अलग टिकटॉक और मौज है, बहुत सारा चीज़ है जो आपका सोशल मीडिया का पार्ट है। तो सोशल मीडिया से एक तरह से अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे अपना जीके का कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर, जैसे हमारे शशि सर्कल में बहुत सारा क्लास अवेलेबल है, दूसरे भी टीचर का क्लास अवेलेबल है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने एम को पूरा करने के लिए कीजिए, न कि अपने एम से भटकने के लिए। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल अपने फ्रेंड्स के बीच में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। थोड़ा बहुत समय अगर आप देना चाहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप देते हैं या उस चीज़ में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपके लक्ष्य में वो बहुत बड़ा बाधक हो जाएगा। आप सोशल मीडिया को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करिए, ना कि उससे भटकने के लिए। अगर ज़रूरत पड़े, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, उसके बिना भी आपका ज़िंदगी चल जाएगा और आपका लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पता चला कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद सीजीएल का तैयारी कर रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग करने के बाद सीजीएल का तैयारी करने से बेनिफिट्स है, या फिर कोई ऐसे नॉर्मल बच्चा भी 12th करके अगर प्रैक्टिस करे, मेहनत करे तो सीजीएल को क्रैक किया जा सकता है? इंजीनियरिंग करने से के बाद सीजीएल का तैयारी करना, अगर देखा जाए तो सिलेबस तो एकदम अलग है, कोई भी दोनों के एक दूसरे का कोई मेल नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि आप जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ने की आदत होती है, उनको 12th में या कॉलेज में पढ़ने की आदत होती है। तो अगर आप नॉर्मल बैकग्राउंड से भी हैं, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं, तो अगर आपको पढ़ने की आदत है, आपको टाइम दे के पढ़ने की आदत है, चीज़ों को समय देने की आदत है, समझने की आदत है, या उसको अगर कोशिश करते हैं तो उसके लिए भी बराबर ही कोई भी ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज़्यादा एडवांटेज ले जाएगा। एडवांटेज एग्ज़ाम में वही ले जाता है जो अपने पढ़ाई के प्रति फोकस रहे, परसिस्टेंट रहे और अपना लक्ष्य के अनुसार, एग्ज़ाम के अनुसार तैयारी करे। मुझे पता चला कि आपका माइंड भी अच्छा काम करता था, पढ़ने में एक्सीलेंट थे, फिर भी आपको सीजीएल जैसे छोटे एग्ज़ाम या बड़े एग्ज़ाम कहा जाए उसको क्रैक करने में 6 साल लग गए। तो पूछना चाहते कितने साल कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहे और कितना पैसेंस आप कैसे रख पाएँ? एक्चुअली मैं सुधारना चाहूँगा, 6 साल नहीं लगे, समय तो काफ़ी कम लगा। एक्चुअली मैंने पहला अटेम्प्ट सीजीएल 16 का दिया था तो उसमें नहीं हुआ, सीजीएल 17 का दिया हुआ। लेकिन सीजीएल के साथ दिक्कत क्या है कि इसमें बहुत सारा कोर्ट केस इन्वॉल्व हो जाता है। कभी एग्ज़ाम का, पहले भी बताया कि एग्ज़ाम का जो चरण होता है, 4-4 चरण, 5-5 चरण में एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें जब भी आपको सीजीएल का तैयारी करना है तो एक चीज़ माइंड में बैठा के चलना है कि हमको समय देना है। और एक चीज़ अगर आपका माइंड में पहले सेट रहेगा कि हमको समय देना है तो आप उसको
आप विचलित नहीं होइएगा। अगर आप पहले ही मान के चलिएगा कि हम सीजीएल का तैयारी चालू की 1 साल में हमको रिजल्ट का ज्वाइनिंग हो जाए, वो अगर दिमाग में लगा के चलिएगा तो आपके लिए परेशानी होगा। तो एग्ज़ाम का तैयारी करने के पहले सिलेबस के रूप, जैसे आप सिलेबस देखते हैं उस चीज़ को ये भी देख लें कि हमको समय लगेगा, समय के साथ हमको पेशेंस बना के रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में पेशेंस का इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 4 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। अगर आप किसी भी स्टेज में अपना पेशेंस खोते हैं तो आपका चांसेस है कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाए। हो सकता है कि आपका प्री जब हो उसके 1 साल बाद आपका टाइपिंग का टेस्ट हो, या 1.5 साल भी लग सकता है टाइपिंग के टेस्ट में। आप प्री में बहुत अच्छा ले हैं, सीपीटी या फिर आपका टाइपिंग के समय अगर आप विचलित हो जाएं तो हो सकता है उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं, तो आपका हो सकता है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाए। तो इसको एक तरह से मान के चलना है कि हमारे एग्ज़ाम का पार्ट एंड पार्सल है और इसमें आपको संयम बना के ही रखना है, तभी आपका रिजल्ट होगा। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपके ये छोटा सा इंटरव्यू से तैयारी कर रहे बच्चों का विशेष मार्गदर्शन होगा और अपने आप को वो सेल्फ मोटिवेट कर पाएंगे, यहाँ पढ़कर भी वो चीज़ें ट्रैक कर पाएंगे। आपने इतना वक्त निकाला इसके लिए धन्यवाद। और क्षमा चाहता हूँ, मैंने जो रिसर्च किया वो 6 साल था, तो आप एक्चुअल बता दीजिए प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में कितने साल लगे थे? सीजीएल 17 का अगर देखा जाए तो सीजीएल 17 का जब नोटिफिकेशन आया था, सीजीएल 17 में आया था, फाइनल रिजल्ट आया था 2019 का दिसंबर में, और ज्वाइनिंग मेरा इनकम टैक्स में हुआ था 2020 में नवंबर में। तो कुल मिला के लगभग 3 साल लगभग। इनका कुल मिलाकर कहना यह है कि 3 साल में भी सीजीएल को क्रैक किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही इंटरव्यू के लिए स्पीड एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसे ही शख्स के साथ, आपको रूबरू करवाते रहेंगे और आप अपने सेल्फ मोटिवेशन को बनाए रखिए और सीजीएल को क्रैक करते रहिए। धन्यवाद।